हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिसको कि CSR बोलते हैं। ये रिक्वायरमेंट है सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये कॉन्सेप्ट लेके गवर्नमेंट आई कि हर कंपनी सोसाइटी से अर्न कर रही है, तो उनके ऊपर मैंडेटरी है कि वो एक सर्टेन परसेंटेज सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्च करें, स्पेंड करें। तो जो रिक्वायरमेंट दिया गया है एज पर सेक्शन 135 वो है कि मिनिमम 2% ऑफ नेट प्रॉफिट उनको CSR एक्सपेंडिचर के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा हर साल। और ये जो नेट प्रॉफिट है ये पिछले 3 सालों के एवरेज नेट प्रॉफिट का हम लोग 2% करके चलते हैं। ये नेट प्रॉफिट जनरली PBT होता है, जिसमें के कुछ एडजस्टमेंट किए जाते हैं। वो एडजस्टमेंट्स होते हैं एज पर सेक्शन 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट। जैसे कि कैपिटल गेन लॉस जो होता है उसको एडलेस करके हम लोग ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। आगे चलते हैं एप्लीकेबिलिटी के ऊपर कि ये जो CSR है ये किन किन कंपनीज़ को करना पड़ता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी कंपनीज़ के ऊपर नहीं होती, जो छोटी कंपनीज़ होती हैं जिनके प्रॉफिट्स बहुत कम होते हैं उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया गया है। तो कंपनीज़ जिनके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, मान लो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 अगर चल रहा है, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर जो कि होता है 23-24 फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर में अगर उनका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर था, या टर्नओवर 1000 करोड़ के ऊपर था, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ के ऊपर था, तो उनके ऊपर CSR एप्लीकेबल हो जाता है 24-25 फाइनेंशियल ईयर में। अभी ये जो नेट प्रॉफिट है ये भी हम लोग कंप्यूट करेंगे एज पर सेक्शन 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अभी आगे चलते हैं। ये जो एक्सपेंडिचर है 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ये कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि सारे आप तो एक्सपेंडिचर कहीं भी नहीं कर सकते हैं, वो आपको अलाउड नहीं होगा आप कहीं भी एक्सपेंडिचर करने से। तो कंपनीज एक्ट में एक शेड्यूल 7 है, जिसमें कि एक लिस्ट है जो ये बताती है कि आप कौन कौन से स्कीम्स में या कहाँ कहाँ आप एक्सपेंडिचर करेंगे जो कि आपको अलाउड होगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, अगर गरीबी को दूर करने के लिए अगर आप कंपनीज काम कर रही हैं, या विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं, या वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं, वेलफेयर ऑफ एनिमल, वेलफेयर ऑफ इन्वायरमेंट। सो these are the examples. There are many other schemes where expenditure can be done. और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं इन एग्जाम्पल्स के अलावा जहाँ पे ये एक्सपेंडिचर अलाउड है। शेड्यूल 7 रेफ़र करना होगा उसके लिए। अभी दो तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं CSR में, जो कि कंपनीज कर सकती हैं। एक होता है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और एक होता है अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वो होता है जो प्रोजेक्ट, मतलब कि जो शेड्यूल 7 में एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आप एक्सपेंडिचर अलाउड है, उनमें से कुछ अगर आप करते हैं और वो आपका 1 साल से ज़्यादा का टाइम लेता है, लेकिन वो 3 साल के अंदर अंदर होना चाहिए, उन प्रोजेक्ट्स को ऑनगोइंग प्रोजेक्ट बोलते हैं। और इन प्रोजेक्ट्स के अलावा जो प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं उनको अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट बोलते हैं। अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में आपको, अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 का CSR है तो 24-25 में आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा जितना कि आपका 2% आता है। अगर कुछ अमाउंट अनस्पेंड रह जाता है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको उस फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 1 महीना के अंदर अंदर एक सेपरेट अकाउंट खुलवाना होता है, जिसमें कि वो अनस्पेंड अमाउंट डिपॉजिट करना होगा, और वो आप नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। ये हुआ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। अभी अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में जिस फाइनेंशियल ईयर का CSR एक्सपेंडिचर है उस फाइनेंशियल ईयर में करना होगा आपको। अगर कुछ अमाउंट अनस्पेंड रह जाता है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 6 महीने के अंदर अंदर आपको
कुछ स्पेसिफिक फंड्स होते हैं जैसे कि पीएम केयर्स फंड शेड्यूल 7 में मेंशन किए हुए हैं, वहाँ आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। ये कारो 2020 की भी रिक्वायरमेंट है जो कि ऑडिट रिपोर्ट में हम लोग रिपोर्ट करते हैं। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या और डिटेल्ड चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब।